सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CA TV और आज इस वीडियो में हम CA फाइनल ऑडिट के जो मई 20 में जो मेजर अमेंडमेंट आए थे वो अमेंडमेंट हम कवर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ऑडिट में 3 सेगमेंट में अमेंडमेंट है। एक तो अपना प्रोफेशनल एथिक्स है, दूसरा है ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसमें कुछ अमेंडमेंट है, और तीसरा है हमारा NBFC। एंड इन 3 अमेंडमेंट के बाद जो है रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट पे जो है MCQs है, वो MCQs भी हम देख लेंगे। ये देखा जाए तो शीट की बात करें तो ये शीट को मैं एक बार गो थ्रू कर चुका हूँ, इससे रिलेटेड MCQs भी मैंने एक बार देख चुका हूँ। तो वो जो भी रेलेवेंट एडिटिंग थी इस शीट में जो करने की थी वो मैंने रेलेवेंट एडिटिंग करी है, और कुल मिला के शीट 15 पेजेस की है, और साथ ही साथ जो इसके MCQs है वो अराउंड 29 to 30 MCQs है। तो ये करते हुए हमारा ये समअप हो जाएगा जल्दी ही। तो देखा जाए तो अगर मैं आपको शीट को मैं ओवरव्यू दिखा दूं तो प्रोफेशनल एथिक्स में सबसे पहले अगर बात करें तो अपना नेटवर्क के ऊपर अमेंडमेंट है, नेटवर्क एंड नेटवर्किंग फर्म के ऊपर। अब उसके अंदर बहुत सब्सिक्वेंट दूसरे क्लैरिफिकेशंस भी है कि कब नेटवर्क नहीं माना जाता है। देन उसके बाद और कुछ अप्रूवल के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, ये नेटवर्क के ऊपर है। तो ठीक है, एक मेजर देखा जाए तो नेटवर्क के ऊपर अमेंडमेंट है। दूसरा ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर है, जिसमें कमेटी के बारे में कुछ बता के रखा है। देन फिर बात आती है कि नए स्टडी मटेरियल में कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन पे कुछ अमेंडमेंट है जिसको हमको गो थ्रू करना पड़ेगा। देन रेगुलेशन 24 कुछ एक नया रेगुलेशन आया है, वो रेगुलेशन के रिस्पेक्ट में बात कर ली जाएगी, और मटेरियल सब्सिडियरी के बारे में जो है बात कर ली जाएगी। फिर बात आती है NBFC की, तो NBFC तो पूरा चेंज हो चुका है। टाइप्स ऑफ NBFC हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ NBFC के बाद ऑडिट प्रोसीजर और कुछ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन है 2016 की, वो पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन फॉलो करेंगे। कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स इशू हुए हैं, तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स, फ्रॉड के रिस्पेक्ट में रिपोर्टिंग क्या होनी चाहिए, वो सब की बातें करेंगे। और कॉमन जो चेकलिस्ट है वो चेकलिस्ट एक बार ऑडिट प्रोसीजर हम देखेंगे। तो इस तरीके से NBFC में ये सब बातें होगी। स्टार्ट करते हैं हम प्रोफेशनल एथिक्स के नेटवर्क से। तो मीनिंग ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्क फर्म, तो सबसे पहले हमको नेटवर्क एंड नेटवर्क फर्म समझना पड़ेगा। अब पॉइंट ये है कि व्हाट कंस्टिट्यूट अ नेटवर्क, कॉमन एट्रीब्यूट दैट मस्ट एग्जिस्ट फॉर अ फर्म टू बी कॉल्ड अ नेटवर्क। एक फर्म को नेटवर्क कब माना जाता है तो उसकी कॉमन एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं कि एसोसिएशन विद नेटवर्क इज अ मीडियम ऑफ रेफरल ऑफ प्रोफेशनल वर्क। हम नेटवर्क क्यों बना रहे हैं, हम एसोसिएशन ऑफ नेटवर्क क्यों, हम नेटवर्क से क्यों एसोसिएट हो रहे हैं? हम इसलिए एसोसिएट हो रहे हैं ताकि हमको ईजिली प्रोफेशनल वर्क मिल जाए, जो केपेबल पर्सन है उनको ईजिली वर्क मिल जाए। तो association with network is a medium of referral of professional work if permissible if registered। तो नेटवर्क फर्म के साथ रजिस्ट्रेशन आपका परमिसेबल है, सब्जेक्ट टू अगर आपकी नेटवर्क फर्म रजिस्टर्ड हो तो लोग एसोसिएट क्यों करते हैं, काय के लिए, फॉर रेफरल ऑफ प्रोफेशनल वर्क, ताकि उनको बेटर प्रोफेशनल वर्क मिले, ठीक है। तो अब कोई सी फर्म नेटवर्क फर्म कब मानी जाती है, ठीक है। आपको पहले नेटवर्क फर्म का क्राइटेरिया पूरा करना है, फिर उसका आपको अप्रूवल लेना हो, रजिस्ट्रेशन कराने की बात तो बाद में आती है। तो सबसे पहले अपन नेटवर्क एंड नेटवर्क फर्म की बात करें तो इट्स अ लार्ज स्ट्रक्चर जो एम करता है कॉपरेशन में। इट्स अ लार्ज स्ट्रक्चर जो एम्ड एट कॉपरेशन। तो सबसे पहले आता है कॉपरेशन। फिर प्रॉफिट, इट्स अ लार्ज स्ट्रक्चर एम्ड एट प्रॉफिट शेयरिंग और कॉस्ट शेयरिंग और शेयर कॉमन ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट। तो कॉपरेशन की बात करता है तो लार्ज स्ट्रक्चर एम्ड एट कॉपरेशन, प्रॉफिट शेयरिंग, कॉस्ट शेयरिंग और ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट शेयर करता है। तो वेयर द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इज एम्ड एट कॉपरेशन एंड द एंटिटीज विद इन द स्ट्रक्चर शेयर कॉमन ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इट इज डीम्ड टू बी अ नेटवर्क। जब आपका एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो कॉपरेशन के वो फोकस करता है और एंटिटीज जो स्ट्रक्चर के अंदर है वो शेयर करता है कॉमन ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट, तो वो डीम्ड नेटवर्क मान लिया जाता है, ठीक है। दिस कुड बी अचीव बाय कॉन्ट्रैक्ट और अदर मीन्स। अब जैसे आप शेयर कर रहे हो कॉमन ओनरशिप, अब कितना परसेंट शेयर करो, इक्वल शेयर की तो बात नहीं करी है, जो भी शेयरिंग की बात हुई है ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिसाइड होता है या अदर मीन्स से भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा कि लार्जेस्ट स्ट्रक्चर एम्ड एट कॉपरेशन, ये हर जगह आपको पढ़ने में आएगा कि लार्जेस्ट स्ट्रक्चर एम्ड एट कॉपरेशन, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर एम्ड एट कॉपरेशन, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर एम्ड एट कॉपरेशन, ये सब आपको हर जगह मिलेगी ये सारी बातें, ठीक है। लार्जेस्ट स्ट्रक्चर एम्ड एट कॉपरेशन, तो ये अपन ए से लेकर ई तक हम क्या समझ रहे हैं कि जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है वो एम्ड एट कॉपरेशन है। अब जो एंटिटीज है वहाँ पे शेयर कर रहे हैं कॉमन ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट। दूसरे में बोल रहे हैं कि जो एंटिटीज है उस स्ट्रक्चर के अंदर वो शेयर कर रहे हैं कॉमन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, QCPP जो हमने SQC 1 में पढ़ा था। तो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ये इधर शेयर कर रहे हैं कॉमन ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट।
ठीक है। इधर भी जो एंटिटीज विद इन द स्ट्रक्चर है वो शेयर कर रहे हैं कॉमन बिजनेस स्ट्रैटेजी, ठीक है, कॉमन बिजनेस स्ट्रैटेजी, क्योंकि उनको अचीव करना है कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो लग रहा है आपको कि कॉमन बिजनेस स्ट्रैटेजी है, कॉमन स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है, कॉमन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर शेयर करते हैं, कॉमन शेयर करते हैं कॉमन ओनरशिप, ठीक है, कॉमन ओनरशिप कंट्रोल और मैनेजमेंट, ये सब शेयर करते हैं, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा है, ये सब माना जाता है फिर नेटवर्क। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एन एंटिटी इज नॉट डीम्ड टू बी अ नेटवर्क फॉर्म merely बिकॉज इट कोऑपरेट विद अदर एंटिटी solely टू रिस्पॉन्ड जॉइंटली टू अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर द प्रोविजन। बोला गया है कि जो एंटिटी है वो नेटवर्क फॉर्म नहीं मानी जाएगी, इज नॉट डीम्ड टू बी अ नेटवर्क फॉर्म merely बिकॉज इट कोऑपरेट, merely कि एक बार किसी एंटिटी ने कोऑपरेट करा है किसी अनदर एंटिटी को, बिकॉज इट कोऑपरेट विद अनदर एंटिटी, किसी एक एंटिटी ने कोऑपरेट करा है अनदर एंटिटी को, या दोनों ने मिलके सोली रिस्पॉन्ड करा है जॉइंटली, दोनों ने जॉइंटली मिलके एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पे रिस्पॉन्ड करा है। एक एंटिटी ने अदर एंटिटी के साथ कोऑपरेट करके मिलके रिस्पॉन्ड करा है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के ऊपर, और सिर्फ वही काम करा है, सोली सिर्फ एक ही काम करा है। मतलब कि ये तो वही बात हो गई कि यार ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल करना था, तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के रिस्पेक्ट में मेरे को रिस्पॉन्ड करना था, चल अपन ने मिलके कर दिया। अब एक चीज़ मिलके कर दी, जिसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो दोनों नेटवर्क फॉर्म हो गए, ठीक है। तो आप सिर्फ एक दो काम कर रहे हो और एक दो रिस्पेक्ट में आपने जो है रिस्पॉन्ड करा है, तो ये याद रख लेते हैं कि भैया सोली आपने सिर्फ एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के रिस्पॉन्ड करने के लिए आप दोनों साथ में आते हैं, यूँ साथ में नहीं हो, तो ऐसे केस में आप नेटवर्क नहीं हो। फिर अगर आप यूज़ कर रहे हो कॉमन ब्रांड नेम, तो यूज़ ऑफ कॉमन ब्रांड नेम कि जब लार्जर स्ट्रक्चर एम करता है कॉपरेशन में और जो एंटिटी विद इन द स्ट्रक्चर है वो कॉमन ब्रांड नेम को यूज़ कर रहा है, तो डीम टू बी नेटवर्क हो जाएगा। कॉमन ब्रांड नेम में कॉमन इनिशियल और कॉमन नेम भी आ जाएगा। ऐसे फर्म है तो फर्म इज डीम्ड टू बी यूजिंग कॉमन ब्रांड नेम। देखो क्या लिखा हुआ है, एंटिटीज विद इन द स्ट्रक्चर शेयर द यूज ऑफ कॉमन ब्रांड नेम, ठीक है, शेयर द यूज ऑफ कॉमन ब्रांड नेम, मतलब वो कॉमन ब्रांड नेम यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो एंटिटीज विद इन द स्ट्रक्चर शेयर द यूज ऑफ कॉमन ब्रांड नेम, ठीक है, सब कॉमन ब्रांड नेम यूज़ कर रहे हैं। अब फर्म इज डीम्ड टू बी यूजिंग अ कॉमन ब्रांड नेम कब माना जाएगा, इफ इट इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल द कॉमन ब्रांड नेम एज अ पार्ट और अलॉन्ग विद इट्स फर्म नेम। मतलब कि अगर फर्म नेम अपने नाम के साथ कॉमन ब्रांड नेम को एज अ पार्ट यूज़ करता है, अलॉन्ग विद फर्म नेम यूज़ करता है, वी आर अ पार्टनर ऑफ अ फर्म साइन एन ऑडिट रिपोर्ट। जब पार्टनर ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर रहा है, वो अपने सिग्नेचर, अपने मेंबरशिप नंबर के साथ फर्म का नाम, फर्म का FRA नंबर डालता है साथ में कॉमन ब्रांड नेम भी अगर वो डाल रहा है, तो मान लिया जाएगा कि फर्म भी यूज़ कर रही है कॉमन ब्रांड नेम। Even though firm is not belonging to a network, does not use the common brand name as a part of its firm name. तो even though a firm does not belong to a network, a firm जो है जो नेटवर्क को बिलोंग ही नहीं करती है and does not use common brand name, और इनफैक्ट वो कॉमन ब्रांड नेम यूज़ भी नहीं करती, बाहर में जाओ तुम नहीं करना यूज़, as part of its firm name, it may give appearance that it belongs to a network, but फिर भी वो हो सकता है कि अपना अपीयरेंस ऐसा शो करे कि मैं इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ हूँ, कि इट बिलोंग्स टू नेटवर्क। मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ उसका ब्रांड नेम, बट मैं इस नेटवर्क को बिलोंग कर रहा हूँ, वो ऐसा रेफरेंस दे सकती है। कैसे, अगर वो स्टेशनरी में अपना मटेरियल स्टेशनरी में वो ब्रांड नेम को यूज़ करिए, प्रमोशनल मटेरियल को दे रही है, ठीक है। तो इवन दो फर्म डज नॉट बिलोंग टू अ नेटवर्क एंड डज नॉट यूज अ कॉमन ब्रांड नेम, इट मे गिव अपीयरेंस दैट इट बिलोंग्स टू अ नेटवर्क। फिर भी वो ऐसी हरकतें पटक सकती है इफ़ इट मेक्स रेफरेंस इन इट्स स्टेशनरी और प्रमोशनल मटेरियल टू बी अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ फर्म। तो भी हम मान लेंगे कि भैया आप ब्रांड नेम यूज़ करो, आपने अगर रेफरेंस भी दिया, अगर आपने ऐसा शो भी करा कि आप ब्रांड नेम यूज़ कर रहे हो, तो ठीक है। फिर आती है बात सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ प्रोफेशनल रिसोर्सेज। अब जो प्रोफेशनल रिसोर्सेज इंक्लूड कॉमन सिस्टम जो इनेबल करता है फर्म को टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन सच एज क्लाइंट डेटा, बिलिंग एंड टाइम रिपोर्ट। तो क्या बोल रहे हैं कि आप सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ प्रोफेशनल रिसोर्सेज, हाँ, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ प्रोफेशनल रिसोर्सेज आप जो है एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक। तो प्रोफेशनल रिसोर्सेज का ऐसा वैसा नहीं, सिग्निफिकेंट पार्ट आप शेयर करो। जैसे कि भाई प्रोफेशनल रिसोर्सेज में क्या होते हैं, कॉमन सिस्टम दैट इनेबल फर्म टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, एक ऐसा कॉमन सिस्टम जो फर्म को इनेबल करता है एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन सच एज क्लाइंट डेटा, ठीक है। तो आप प्रोफेशनल रिसोर्सेज में क्या इंक्लूड है, कॉमन सिस्टम जो इनेबल करता है फर्म को टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन सच एज क्लाइंट डेटा, बिलिंग एंड टाइम रिकॉर्ड। तो क्लाइंट डेटा आप शेयर कर रहे हो, पार्टनर और स्टाफ जो है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है दैट कंसल्ट ऑन टेक्निकल एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक इशूज, ट्रांजेक्शन और इवेंट ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट,
तो टेक्निकल डिपार्टमेंट जो कंसल्ट करता है टेक्निकल इश्यूज़ पे, इंडस्ट्री स्पेसिफिक इश्यूज़ पे, क्या ट्रांजेक्शन और इवेंट पे, ऑडिट मेथोडोलॉजी, ऑडिट मैनुअल, ट्रेनिंग कोर्सेज एंड फैसिलिटीज़, ये अगर आपकी शेयर कर रहे हो, ये कॉमन है, आपकी कॉमन सिस्टम है, ठीक है। वहाँ से आप क्लाइंट डेटा उठाते हो, पार्टनर स्टाफ कॉमन है, टेक्निकल डिपार्टमेंट मदद करता है, कॉमन ऑडिट मेथोडोलॉजी है, ट्रेनिंग कोर्सेज कॉमन तुम्हारे। तो अगर आप ये सब चीज़ें शेयर कर रहे हो तो ये भी नेटवर्क फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है, अब इससे इंपॉर्टेंट ये है कि ऑडिट मेथोडोलॉजी और ट्रेनिंग कोर्सेज, क्या लिखा हुआ है, शेयरिंग ऑफ कॉस्ट इज लिमिटेड। अगर तुम्हारा जो शेयरिंग ऑफ कॉस्ट है वो लिमिटेड है ओनली टू दोज कॉस्ट रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट मेथोडोलॉजी और ट्रेनिंग कोर्सेज, कि आपने साथ में मिलकर कुछ डेवलपमेंट करा ऑडिट मेथोडोलॉजी का एंड ट्रेनिंग कोर्स आपने डेवलप करा, एंड शेयरिंग ऑफ कॉस्ट इज लिमिटेड ओनली टू, मतलब सिर्फ इन दो के रिस्पेक्ट में जो है शेयरिंग ऑफ कॉस्ट इज लिमिटेड है। तो ऐसे केस में ये नहीं माना जाएगा कि आप नेटवर्क हो, दिस वुड नॉट इटसेल्फ क्रिएट अ नेटवर्क, फिर वो नेटवर्क क्रिएट नहीं होगा। मतलब क्या, ठीक है, एक दो चीज़ में अगर आप कॉस्ट शेयर कर रहे हो तो ये कोई नेटवर्क की बात नहीं आती, ठीक है। अब जैसे कि ऊपर बोला है, व्हेन अ शेयर्ड रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज जो शेयर हो रहे हैं, वेयर द शेयर्ड रिसोर्सेज आर लिमिटेड टू कॉमन ऑडिट मेथोडोलॉजी और ऑडिट मैनुअल, ठीक है। तो सिर्फ कॉमन ऑडिट मेथोडोलॉजी है वो शेयर कर रहे हो, मैनुअल ऑडिट मैनुअल शेयर कर रहे हो विथ नो एक्सचेंज ऑफ पर्सनल और क्लाइंट और मार्केट इन्फॉर्मेशन, इट इज़ अनलाइकली दैट द शेयर रिसोर्सेज वुड बी सिग्निफिकेंट। तो फिर तो ये सिग्निफिकेंट हुआ ही नहीं ना। दो तीन चीज़ें कर रहे हो, छोटी मोटी चीज़ों में आपने मेरी हेल्प कर दी, बड़ी चीज़ों में आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में कौन सा नेटवर्क की बात आ गई। तो इट इज़ अनलाइकली दैट द शेयर रिसोर्सेज वुड बी सिग्निफिकेंट। तो ये सिग्निफिकेंट तो माना जाएगा ही नहीं, माना जाएगा ना। तो अपने को तो सिग्निफिकेंट देखना है, तो सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ प्रोफेशनल रिसोर्सेज शेयर होते हैं। अभी प्रोफेशनल रिसोर्सेज ये सब है, अगर इसमें से 5 में से 3-4 भी अगर शेयर होते हैं तो सिग्निफिकेंट पार्ट हमको वैसे कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। हैंस एन एसोसिएशन वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ नेटवर्क, ठीक है। अब कौन सी वो क्लैरिफिकेशन है ऑन व्हाट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ नेटवर्क, मतलब कि नेटवर्क कौन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, ठीक। तो नेटवर्क कौन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, तो वेयर द लार्जर स्ट्रक्चर क्रिएट अ नेटवर्क डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस and does not depend on whether the firm and entity are legally separate and distinct। जब लार्जर स्ट्रक्चर जो है वो एक पर्टिकुलर फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड है, तो लार्जर स्ट्रक्चर जो है एक नेटवर्क क्रिएट करता है। द लार्जर स्ट्रक्चर क्रिएट अ नेटवर्क डिपेंड ऑन पर्टिकुलर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो एक नेटवर्क क्रिएट करता है डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, पर उस पर डिपेंड है, फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड है, बट डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द फर्म एंड एंटिटी आर लीगली सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। वो उस पर डिपेंड नहीं है कि भैया जो फर्म एंड एंटिटीज है वो क्या लीगली सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है, वो इस पर डिपेंड नहीं। वो एक फैक्ट के रिस्पेक्ट में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो एक फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के रिस्पेक्ट में स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल, जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है जिसका एम ओनली एट फैसिलिटेटिंग द रेफरल ऑफ वर्क, तो एक काम है कि रेफरल ऑफ वर्क में ये मदद करता है, ठीक है। तो ये जो है फर्म एंड एंटिटी लीगल सेपरेट है, इसके कारण ये लार्जर स्ट्रक्चर नहीं बना है, ये लार्जर स्ट्रक्चर बना है सिर्फ वर्क को फैसिलिटेट करने में, मतलब कि एक पर्टिकुलर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के ऊपर ये बना है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है ये नेटवर्क नहीं माना जाएगा। शेयरिंग ऑफ इमटेरियल कॉस्ट, अरे यार सिंपल सी बात है, कोई मेरे चाय पानी का खर्चा कर रहा हो तो ठीक है, ये तो इमटेरियल कॉस्ट है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सामने वाला दोस्त ही हो जाएगा मेरा, कभी किसी ने कुछ पे कर दिया तो, है ना। So the sharing of immaterial cost does not itself create a network. In addition, if the sharing of cost is limited only to those relating to audit, development of audit methodology, manual training courses, तो वो network नहीं माना जाएगा। Association firm and association between firm, अभी important है कि association between firm and an otherwise unrelated entity, वो jointly provide कर रहे हैं सर्विस और या तो डेवलप कर रहे हैं प्रोडक्ट, वो नेटवर्क में नहीं माना जाएगा। मतलब कि an association between a firm, एक फर्म और एक मिनट, एक फर्म एंड अदरवाइज अनरिलेटेड एंटिटी, एक मिनट, अदरवाइज अनरिलेटेड एंटिटी, हाँ, तो फर्म एंड अदरवाइज अनरिलेटेड एंटिटी के बीच में एसोसिएशन है और जॉइंटली वो दोनों जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज या डेवलप कर रहे हैं प्रोडक्ट, वो नेटवर्क में नहीं माना जाएगा। फिर बात आती है कि एंटिटी इज नॉट डीम्ड टू बी अ नेटवर्क फर्म मियरली बिकॉज इट कॉपरेट विद अनदर एंटिटी सोली। एंटिटी जो है नेटवर्क फर्म नहीं माना जाएगा अगर वो कॉपरेट करती है किसी अनदर एंटिटी के साथ सोली, सिर्फ एक ही चीज़ के लिए,
कौन सी चीज़ है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो जॉइंटली बस इस काम के लिए, तो फिर वो नेटवर्क नहीं माना जाएगा, ये अपन ने पहले भी पढ़ा है। और वेदर शेयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जब आपके शेयर रिसोर्सेज ही लिमिटेड है, लिमिटेड टू कॉमन ऑडिट मेथडोलॉजी, ऑडिट मैनुअल विद नो एक्सचेंज ऑफ पर्सनल क्लाइंट मार्केट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इट इज़ अनलाइकली दैट शेयर रिसोर्सेज वुड बी सिग्निफिकेंट। तो ये तो अनलाइकली है कि भैया आपके शेयर रिसोर्सेज सिग्निफिकेंट, आप शेयर रिसोर्सेज एक दूसरे को शेयर कर रहे हो, तो ऐसा जो एसोसिएशन है ये एसोसिएशन वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट नेटवर्क, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के ऊपर बेस्ड है, जैसे रेफरल ऑफर तो नहीं है, इमटेरियल कॉस्ट शेयर कर रहे तो नहीं है, फर्म का अनरिलेटेड एंटिटी के साथ नेटवर्क है, जॉइंटली प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस या डेवलप कर रहे हैं प्रोडक्ट तो नहीं है, शेयर रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है, कोई एक्सचेंज नहीं पर्सनल का, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन का कोई एक्सचेंज नहीं है, ओके, शेयर रिसोर्सेज आपके जो है वो लिमिटेड है, नो एक्सचेंज ऑफ पर्सनल और क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, तो भैया ठीक है, ये भी नेटवर्क में नहीं आता है। अब बात आती है फॉर्म ऑफ नेटवर्क कि नेटवर्क के कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं। तो नेटवर्क आप म्यूचुअल एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट एज म्यूचुअल एंटिटी भी बन सकता है, वो नेटवर्क एक्ट कर सकता है एज अ फैसिलिटेटर फॉर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द नेटवर्क। पर ऐसे केस में नेटवर्क जो है इटसेल्फ वॉन्ट कैरी प्रोफेशनल प्रैक्टिस, अगर म्यूचुअल एंटिटी इस्टेब्लिश हुआ है, वो फैसिलिटेटर जैसे एक्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में नेटवर्क इटसेल्फ जो है वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैरी नहीं कर सकता। फिर नेटवर्क अगर कॉन्स्टिट्यूट हुआ है एज पार्टनरशिप फर्म तो हो सकता है, पर नंबर ऑफ पार्टनर 20 से ज़्यादा नहीं होंगे, 20 तक होंगे। नेटवर्क कॉन्स्टिट्यूट एज LLP, अगर नेटवर्क कॉन्स्टिट्यूट हुआ है एज LLP तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है एज LLP, वो इनफैक्ट ऐसा कंपनी भी हो सकता है, मतलब कि नेटवर्क कंपनी भी हो सकता है। अपन ने क्या पढ़ा था कि प्रैक्टिस कंपनी नहीं कर सकती, पर नेटवर्क तो कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। तो नेटवर्क कैन बी कॉन्स्टिट्यूट एज कंपनी सब्जेक्ट टू द गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब बाय इंस्टीट्यूट फॉर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस। तो कुछ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट ने बोले गए हैं, उसके रिस्पेक्ट में आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है। एंड फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी, तो नेटवर्क कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज कंपनी सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब बाय इंस्टीट्यूट फॉर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस एंड फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी, ठीक है। तो गाइडलाइंस कोई प्रिस्क्राइब करिए इंस्टीट्यूट ने फॉर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस एंड फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी, मतलब आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी ओपन कर सकते हो। तो और नेटवर्क फॉर्म शेल कंसिस्ट ऑफ सोल प्रोप्राइटर भी हो सकते हैं। तो अब ये क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क कैन बी म्यूचुअल एंटिटी, पार्टनरशिप फर्म, LLP कंपनी, ठीक है, और शेल कंसिस्ट सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, मतलब अब ये पांचों में जो बोल रहे हैं कि नेटवर्क फर्म के अंदर कौन कौन हो सकते हैं एंटिटीज, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन हो सकते हैं, तो भैया सोल प्रैक्टिशनर, प्रोप्राइटर, फर्म, सच एंटिटी सब हो सकते हैं, ठीक है। अब फर्म इज अलाउड टू ज्वाइन ओनली वन नेटवर्क, कोई अगर फर्म है तो फर्म सिर्फ एक ही नेटवर्क को ज्वाइन कर सकती है। इनफैक्ट फर्म के अगर फर्म एक से ज़्यादा फर्म्स है जिसके अंदर कॉमन पार्टनर है, फर्म्स हैविंग कॉमन पार्टनर शैल ज्वाइन ओनली वन नेटवर्क। तो कोई फर्म है, कॉमन पार्टनर है उनके, तो फर्म्स हैविंग कॉमन पार्टनर, ठीक है, शैल ज्वाइन ओनली वन नेटवर्क, ठीक है। तो डिफरेंट फर्म है जिनके कॉमन पार्टनर है वो सिर्फ ज्वाइन करेंगे ओनली वन नेटवर्क। अभी यार नेटवर्क के अपन ने बात करी, नेटवर्क का मतलब अपन ने समझ लिया, मतलब समझने के बाद कौन सी चीज़ नेटवर्क नहीं होती है वो समझ लिया, और नेटवर्क के हमने फॉर्म समझ लिए। अब नेटवर्क का अप्रूवल ऑफ नेम, तो सिंपल सी बात है, हर एक नेटवर्क का एक डिस्टिंक्ट नेम है, ठीक है। अगर वर्ड आपको एंड अफिलिएट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, और वर्ड एंड कंपनी एंड एसोसिएट यूज़ करना, वो यूज़ नहीं करना पड़ेगा। एंड कंपनी एंड एसोसिएट आपको यूज़ नहीं करना है, एंड अफिलिएट यूज़ करना है, ठीक है। अप्रूवल के लिए आपको फॉर्म ए में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अगर म्यूचुअल एंटिटी और पार्टनरशिप फर्म है जैसे ABN अफिलिएट, तो भैया यही था कि म्यूचुअल एंटिटी और पार्टनरशिप फर्म है तो आप ABN अफिलिएट को यूज़ कर सकते हो। LLP है तो AB अफिलिएट्स LLP, और लिमिटेड कंपनी है तो AB अफिलिएट प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कर सकते हो। तो यही था, AB अफिलिएट प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, पर ABN अफिलिएट तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। AB अफिलिएट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब इंस्टीट्यूट का आपने एप्लीकेशन दी फॉर्म ए में, इंस्टीट्यूट अप्रूव करेगा, रिजेक्ट करेगा, जो भी करेगा वो इंटीमेट कर देगा, ठीक है। पर जो इंटीमेशन है शैल नॉट बी लेटर देन 30 डेज, मतलब 30 डेज के अंदर फ्रॉम द रिसिप्ट, जैसे ही रिसिप्ट हुआ 30 दिन के अंदर अप्रूव करा, रिजेक्ट करा, सब इंटीमेट कर देगा। और इस पर ही MCQ था, अमेंडेड MCQ इस पर आए हैं कि भैया नॉट लेटर देन 30 डेज, मियर अप्रूवल ऑफ अ नेम ऑफ नेटवर्क, भैया आपका नाम को अप्रूव कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस कैरी कर लोगे,
ठीक है। आप अभी प्रैक्टिस कैरी नहीं करोगे, आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो जब आपका नाम अप्रूव हो जाता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ गाइडलाइन 5, तो इंस्टीट्यूट जो है आपके नाम को रिजर्व करती है 3 महीने तक। अब आपका नाम 3 महीने तक रिजर्व है, तो अगर आपको रजिस्टर करवाना है तो आपको फॉर्म भी 3 महीने के अंदर जो है आपको अपना फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। और अगर आपने अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में सबमिट नहीं कराया है तो आपका जो नेम रिजर्व करके रखा था वो कैंसिल हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि डिफरेंट इंडियन फर्म आर नेटवर्क्ड विद अ कॉमन मल्टीनेशनल अकाउंटिंग फर्म, दे कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। जैसे कि भाई छोटी छोटी फर्म्स होती है, छोटी छोटी जो फर्म्स होती हैं वो, ठीक है, वो नेटवर्क में रहती है। छोटी छोटी जो इंडियन फर्म्स रहती है आर नेटवर्क विद अ कॉमन मल्टीनेशनल अकाउंटिंग फर्म, तो एक अकाउंटिंग फर्म है जो मल्टीनेशनल है और जो फर्म्स है फर्म्स उनसे एसोसिएटेड है और वर्क ले रही है, तो ऐसे केस में डिफरेंट इंडियन फर्म आर नेटवर्क विद कॉमन मल्टीनेशनल अकाउंटिंग फर्म, तो दे भी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क, तो उन्हें कंसिडर करा जाएगा एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क, ठीक है। तो उन्हें क्या कंसिडर किया जाएगा, उन्हें कंसिडर किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क, ठीक। तो डिफरेंट इंडियन फर्म अगर नेटवर्क है विद कॉमन मल्टीनेशनल अकाउंटिंग फर्म तो दे भी कंस्टिट्यूट एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। अब चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, मतलब कि कोई सा एंट्री हुआ या एग्जिट हुआ फ्रॉम द नेटवर्क, नेटवर्क में कोई आ रहा है जा रहा है जो भी है, फॉर्म सी सबमिट करो 30 डेज के अंदर फ्रॉम द चेंज। अब लिस्टिंग ऑफ नेटवर्क विद एंटिटीज आउटसाइड इंडिया, लिस्टिंग ऑफ नेटवर्क विद एंटिटीज आउटसाइड इंडिया मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि अ ड्यूली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन मेंबर फर्म और मेंबर कॉन्स्टिट्यूटिंग द नेटवर्क विद एंटिटीज आउटसाइड इंडिया, तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन मेंबर फर्म और मेंबर कॉन्स्टिट्यूटिंग द नेटवर्क, उनके रिप्रेजेंटेटिव विद एंटिटीज आउटसाइड इंडिया शैल फाइल अ डिक्लेरेशन। अच्छा ओके, ऐसा समझना, सॉरी हमेशा ये गड़बड़ आ रही थी, इसके पहले भी मुझे गड़बड़ आई थी, इसको मैं वापस हाईलाइट करता हूँ। क्या बोला जा रहा है कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या तो फर्म का या मेंबर का, ठीक है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मेंबर फर्म का या मेंबर का, ठीक है, तो इंडियन मेंबर फर्म का या इंडियन मेंबर का, इनको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर कॉन्स्टिट्यूट करना चाहता है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन मेंबर फर्म या मेंबर कॉन्स्टिट्यूटिंग द नेटवर्क विद एंटिटीज आउटसाइड इंडिया, उसको फिर डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। जब आप इस नेटवर्क अरेंजमेंट में एंटर हो गए हो तो उसके 30 दिन के अंदर आपको फॉर्म भी सबमिट करना पड़ेगा। ये हो गई ये बात, इतना इजीली हमने नेटवर्किंग के क्वेश्चंस को कर लिया है, सॉरी अमेंडमेंट को हमने देख लिया है। अब इस पे जो अमेंडेड एमसीक्यूज है हमें बाद जब हम पूरा पढ़ लेंगे, वो पूरा पढ़ने के बाद इसके अमेंडेड एमसीक्यूज के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। अब आती बात ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ईजी सा है, ठीक है। अच्छा ओके, 22 मिनट में ओपन हुआ है, ऑडिट कमेटी एंड ओवर हुआ है, और ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो क्या बोला है ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, द रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर फ्रॉम लिस्टेड एंटिटी एंड देयर मटेरियल सब्सिडियरी। अगर लिस्टेड एंटिटी एंड देयर मटेरियल सब्सिडियरी में से रेजिग्नेशन हो रहा है तो अब सबसे पहले मटेरियल सब्सिडियरी क्या होता है अभी हम वो पढ़ेंगे, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर रेजिग्नेशन दे रहा है, ठीक है। तो मटेरियल सब्सिडियरी एक बार अपन देख लेते हैं। ओके, एज पर रेगुलेशन 16C मटेरियल सब्सिडियरी शैल मीन्स सब्सिडियरी जिसकी इनकम या नेटवर्थ। देखो मटेरियल सब्सिडियरी रेगुलेशन 16C में भी है, ध्यान दिया जाए तो रेगुलेशन 24 में भी है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि एज पर रेगुलेशन 16C मटेरियल सब्सिडियरी का मतलब होता है ऐसी सब्सिडियरी जिसकी इनकम या नेटवर्थ जो है कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ के 10% से ज़्यादा है। 10% भी नहीं, 10% से ज़्यादा। तो इम्पोर्टेंट क्या है इधर, एक्सीड, ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि एक्सीड कर रहा है, एक मिनट, ये एक्सीड कर, ओ माय गॉड, ये एक्सीड कर रहा है, ठीक है। ठीक, तो एक्सीड कर रहा है 10% ऑफ consolidated income or net worth respectively of the listed entity and its subsidiary in the immediate preceding financial year, ठीक है। तो मटेरियल सब्सिडियरी में तो सब्सिडियरी जिसकी इनकम या नेटवर्थ जो है वो एक्सीड हो रही है 10% ऑफ consolidated income या नेटवर्थ रिस्पेक्टिवली ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स सब्सिडियरी इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। तो भैया आप इनकम और नेटवर्थ देखोगे आप इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर का,
कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ देखा, उसका 10% देखा, अगर वो सब्सिडरी कवर कर रहा है उसका 10% से ज़्यादा तो ठीक है वो मटेरियल सब्सिडरी है। पर रेगुलेशन 24 ये बोलता है कि इधर तो 10% बोल दिया, अब रेगुलेशन 24 क्या बोलता है कि एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, लिस्टेड एंटिटी का BOD का कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अ डायरेक्टर, उसका एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहाँ का डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वहाँ का डायरेक्टर होना चाहिए। तो एक इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, शैल बी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी। अब एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन 24, क्योंकि रेगुलेशन 24 ऐसा बोल रहा है। अब मटेरियल सब्सिडरी भले ही इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हो या नहीं हुई हो, अब रेगुलेशन 24 के हिसाब से जो है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन कॉन्ट्ररी टू रेगुलेशन 16, मटेरियल सब्सिडरी मीन सब्सिडरी जिसकी इनकम या नेटवर्क जो है एक्सीडिंग 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्क। तो मटेरियल सब्सिडरी रेगुलेशन 24 के अंदर मतलब कि वो सब्सिडरी जिसका कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्क का 20% से ज़्यादा वो अगर होल्ड करती है तो उन सब्सिडरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी होना चाहिए। ठीक है, वो रेगुलेशन 24 में 20% है, ये हमने बात करी 20% के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये अभी अपन ने करा है 20% और 10% हमने समझ लिया है। 24 में 20% है, रेगुलेशन 16 में 10% है, राइट। अब हम इसके देख लेते हैं अमेंडमेंट। तो बोला है रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी एंड मटेरियल सब्सिडरी। अब मटेरियल सब्सिडरी तो अभी अपन दोनों मान लेते हैं, फिर अपन समझते हैं कि कौन सी बात करिए, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिक देख नहीं रखे तो रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटेरियल सब्सिडरी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर ड्यू टू रीजन सच एज प्री ऑक्यूपेशन। अब रेजिग्नेशन का रीजन हो सकता है जैसे प्री ऑक्यूपेशन, अब वो तो सीरियसली इम्पेयर करता है, हैम्पर कर देगा इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को, and deny them access to reliable information for taking timely investment decision। तो वो सीरियसली हैम्पर करेगा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को एंड डिनाई देम एक्सेस टू रिलायबल इन्फॉर्मेशन फॉर टेकिंग टाइमली इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हैंस किस केस में, क्योंकि इन्वेस्टर को होगा नुकसान, इन्वेस्टर को डर लगेगा, तो ऐसे केस में हैंस द स्टैट्यूटरी ऑर्डर हैज़ टू कंप्लाई विद द कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस है? कंडीशंस टू बी कंप्लाई विद अपॉन रेजिग्नेशन, की रेजिग्नेशन हुआ तो उसको कुछ लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट कुछ उसको कंप्लाइंस करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब भाई ऑडिटर अगर रिजाइन कर रहा है विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ अ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का कोई सा क्वार्टर खत्म हुआ, क्वार्टर खत्म होने के 45 दिन के अंदर, क्वार्टर 90 दिन का होता है ऐसा मानते हुए चलते हैं, तो क्वार्टर 90 दिन का होता है, तो क्वार्टर खत्म होने के 45 दिन के अंदर अगर आप रिजाइन कर रहे हो तो बिफोर सच रेजिग्नेशन आपको लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट तो करना पड़ेगा उस क्वार्टर का। ठीक है, तो आपको लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट तो करना पड़ेगा। एक मिनट, तो आपको लिमिटेड रिव्यू ऑफ ऑडिट और ऑडिट रिपोर्ट तो जो है देनी पड़ेगी आपको उस क्वार्टर की। ठीक है, तो हो गया अपना लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट। और अगर आफ्टर 45 डेज आप अगर रिजाइन कर रहे हो तो लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट तो उस क्वार्टर की करनी है, आपको नेक्स्ट क्वार्टर की भी करनी है। तो लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट तो आपको उस क्वार्टर के साथ साथ नेक्स्ट क्वार्टर की भी करनी है। अब अगर ऑडिटर ने साइन कर दिया लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर, पहले 3 क्वार्टर की उसने लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट साइन करी है और अब वो रिजाइन कर रहा है, तो बिफोर सच रेजिग्नेशन इशू लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट। तो ऐसे केस में वही बात आ जाती है कि आपको लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट तो आपको लास्ट क्वार्टर की भी फर्निश करनी पड़ेगी क्योंकि आपने 3 की साइन करी है। एज वेल एज आपको ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, और पूरे साल की अपने को ऑडिट रिपोर्ट भी फर्निश करनी पड़ेगी। ठीक, तो लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट की बात है 45 दिन में है तो उस क्वार्टर की, 45 दिन के बाद है तो सच क्वार्टर की और नेक्स्ट क्वार्टर की, और लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट जो है लास्ट क्वार्टर की, साथ ही साथ ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अब इंटरलिंकिंग की क्या बात कर रहे हैं कि सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द ऑडिटर विल शेयर विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन, उसको इंटीमेट करना पड़ता है कंपनी को, रजिस्ट्रार को।
सब क्लॉज 7A इंसर्ट हुआ है अंडर क्लॉज ए इन पार्ट ऑफ शेड्यूल 3, ठीक है। और रिक्वायर्ड डिटेल रीजन टू बी डिस्क्लोज बाय लिस्टेड एंटिटी, तो जो डिटेल रीजन है जो हमको डिस्क्लोज करना पड़ता है, डिटेल रीजन टू बी डिस्क्लोज बाय द लीगल एंटिटी, ठीक है। तो डिटेल रीजन टू बी डिस्क्लोज बाय लिस्टेड एंटिटी टू द स्टॉक एक्सचेंज इन केस ऑफ रेजिग्नेशन। तो यही बात कर रहा है कि सब क्लॉज 7A में भी यही बोल रहा है कि रेजिग्नेशन करते समय डिटेल रीजन टू बी डिस्क्लोज बाय द लिस्टेड एंटिटी टू द स्टॉक एक्सचेंज इन केस रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, ठीक है। तो क्या बोला है कि रेगुलेशन रिक्वायर डिटेल रीजन टू बी डिस्क्लोज बाय लिस्टेड एंटिटी। अब इधर लिस्टेड एंटिटी को स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करना है इन केस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर ऑफ लिस्टेड एंटिटी एज सुन एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 24 आवर्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रीज़न फ्रॉम द ऑडिटर। जैसे ही ऑडिटर से रीज़न आए आपको बताने का है, ठीक है, आपको बताने का है, ये जो रीजन्स है ये स्टॉक एक्सचेंज को बताने का है, ठीक। और रही बात हो तो अगर आपको याद हो तो हमको गवर्नमेंट कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताना है, रेगुलेटर को भी बताना है और इनफैक्ट हमें जो है कैग को भी बताना रहता है, तो तीनों को बताना रहता है। सो इट इज़ एविडेंट दैट हाउ द प्रोविजंस आर इंटरलिंक विद ईच अदर, ठीक है। और इधर हमने फिर अब ये अपन ने पढ़ा, रेजिग्नेशन का पढ़ना पढ़ लिया, इंटरलिंकिंग देख लिया अपन ने, और रिपोर्टिंग विद कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू द लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटेरियल सब्सिडियरी टू द ऑडिट कमिटी। तो क्या बोला है, रिपोर्टिंग विद कंसर्न, रिपोर्टिंग विद कंसर्न, 1 मिनट, हेलो। सो हाँ, तो अब ये लग रहा होगा कि यार एक मोनोटोनस जैसा चल रहा है, क्या है, बहुत इजी तो नहीं बोल सकते बट हाँ मतलब इजी है, एक रीड आउट चल रहा है कि इसको जल्दी ओवर करो जो भी है, बट मुझे लगता है कि एक बार अपन इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा पेशेंस रख के आप इसको सुन लो तो बेटर तरीके से आप इसके अमेंडमेंट को हैंडल कर लोगे। और रही बात है एक बार पढ़ने की बात है, बाकी तो जो है इसका आप खुद से पढ़ोगे अननेसेसरीली वो ज़्यादा टाइम लगेगा। पढ़ के रखा है मैंने, इजी है, अमेंडेड एमसीक्यूज भी करके रखे हैं, तो एक बेटर तरीके से मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, मैं इसको कन्वे कर सकता हूँ जो भी मैंने डिराइव किया है। सो कैसे ना कैसे वो आपकी हेल्प करेगा। सो स्टार्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा बचा नहीं है इसमें। चलो वैसे तो अब NBFC के जो है प्रोविज़न, वो प्रोविज़न जो है वो थोड़े से इंटरेस्टिंग इस केस में हो जाते हैं कि वो छोटे छोटे टॉपिक्स है वो अपने को पढ़ने के, बट ये थोड़े से जो है वो प्रोसीजरल है। अब ये LODR समवॉट जो है इतना इंटरेस्टिंग है भी नहीं। सो करते इसको ख़त्म, ठीक है, फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। अब रिपोर्टिंग विद कंसर्न विथ रिस्पेक्ट टू लिस्टेड एंटिटी इट्स मटेरियल सब्सिडियरी टू ऑडिट कमिटी। अब इन केस एनी कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ in case any concern with the management of listed entity or material subsidiary such as in case any concern with the management of listed entity and material subsidiary such as non availability of information, non cooperation by management, ठीक है। तो non availability of information, non cooperation of by management which may hamper the audit process, ठीक है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं, ऑडिट प्रोसेस को हैम्पर कर रहा है, द ऑडिटर शैल अप्रोच टू द चेयरमैन, वो अप्रोच करेगा चेयरमैन को ऑफ द ऑडिट कमिटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड द ऑडिट कमिटी शैल रिसीव सच कंसर्न, वो कंसर्न को देखेगी डायरेक्टली एंड इमीडिएटली विदाउट स्पेशली वेटिंग फॉर द क्वार्टरली ऑडिट कमिटी मीटिंग। वो वेट थोड़ी ना करेगी, वो रिसीव करेगी सच कंसर्न को, इमीडिएटली रिसीव करेगी विदाउट वेटिंग फॉर क्वार्टरली ऑडिट कमिटी मीटिंग एंड इफ प्रपोज रेजिग्नेशन इज ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। और जो प्रपोज रेजिग्नेशन है वो इसके लिए हुआ है बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। द ऑडिटर शैल इन्फॉर्म द ऑडिट कमिटी डिटेल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि भैया कौन कौन सी डिटेल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है, ठीक है। तो रेजिग्नेशन की बातें है, रिपोर्टिंग कर रहे हो, ठीक है, किसको रिपोर्ट कर रहे हो, इन केस एनी कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी मटेरियल सब्सिडियरी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन है, सच एस आप कौन सा रिपोर्ट कर रहे हो, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, नॉन कॉपरेशन, ऑडिट प्रोसेस को हैम्पर कर रहा है। आप चेयरमैन को जाओ, चेयरमैन को बोलो, चेयरमैन आपके कंसर्न को लेगा, क्वार्टरली ऑडिट कमेटी मीटिंग का तो वेट भी नहीं करने वाला वो, ठीक है। और जो प्रपोज जो है रेजिग्नेशन, अगर वो प्रपोज रेजिग्नेशन जो है, वो जो प्रपोज रेजिग्नेशन है इज़ ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो आपको एक एडिशन में ये भी बताना पड़ता है कि भैया कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है आपको अवेलेबल नहीं करिए। अब ऑन रिसिप्ट ऑफ सच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑडिटर रिलेटिंग टू द प्रपोजल टू रिजाइन एज मेंशन अबाउट द ऑडिट कमिटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज द केस में बी शैल डेलिबरेट ऑन द मैटर एंड कम्युनिकेट इट व्यूज़। और बाद में वो अपने व्यूज़ को कम्युनिकेट करेगा, उस मैटर पर ध्यान दिया जाएगा और अपने मीटिंग्स, अपने व्यूज़ को कम्युनिकेट करेगा,
टू द मैनेजमेंट ऑफ एंड ऑडिटर। तो व्यूज कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट को भी, टू द मैनेजमेंट एंड ऑडिटर, ठीक है, टू द मैनेजमेंट, एक मिनट, टू द मैनेजमेंट एंड ऑडिटर, ठीक है। डिस्क्लेमर इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी अपन ने क्या बात करी कि भाई उसको कम्युनिकेट करेंगे हम कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल नहीं हुई, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमने कम्युनिकेट कर दिया। अब नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन थी, हमने कम्युनिकेट कर दिया रीज़न के साथ कि भाई क्या क्या डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच कम्युनिकेशन कमिटी जो है अपने व्यूज़ को कम्युनिकेट करेगी मैनेजमेंट को और ऑडिटर को। अब डिस्क्लेमर इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब डिस्क्लेमर इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन केस लिस्टेड एंटिटी मटेरियल सब्सिडियरी डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं करी है, आपने रिज़ाइन किया है, तो ऑडिटर तो सिंपल सी बात है डिस्क्लेमर देगा, ओपिनियन तो डिस्क्लेमर ही जाएगा, ठीक है। तो बीच में इन अकॉर्डिंग विद ऐसे। अब अदर पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, इन केस एंटिटी इज नॉट मैंडेट टू हैव ऑडिट कमिटी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द एंटिटी शैल इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ दिस सर्कुलर। अभी बना तो ऑडिट कमेटी के लिए है, पर ऑडिट कमेटी अगर नहीं है कि हम चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी को अप्रोच करेंगे, तो एक ऐसे केस में हम जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द एंटिटी को अप्रोच करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज से एडवाइस करते हैं, आर एडवाइज टू ब्रिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस सर्कुलर टू द नोटिस ऑफ ऑल लिस्टेड एंटिटी। स्टॉक एक्सचेंज को बोला गया है कि जो प्रोविजंस है इस सर्कुलर के वो सारे लिस्टेड एंटिटीज़ को बताओ, उनकी मटेरियल सब्सिडरी को बताओ, वेबसाइट में डिसेमिनेट करो ताकि लोग अवेयर हो कि भाई ये चीज़ें हैं। इन केस ऑडिटर इज रेंडर्ड डिसक्वालिफाइड, इन केस ऑडिटर इज रेंडर्ड डिसक्वालिफाइड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ एनी कंडीशन मेंशन इन सेक्शन 141। अब ऑडिटर ही डिसक्वालिफाइड हो गया है तो फिर तो ये एप्लीकेबल होगा नहीं। अब अमेंडमेंट विद वाया स्टडी मटेरियल मई 2020 एडिशन। अब ये सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर ना, कुछ कॉन्सेप्ट एक नया है, सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर, इसके रिस्पेक्ट में जो है कुछ अमेंडमेंट है। ये याद रखने की जरूरत है कि जब सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर आता है तो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्वांटम कमेटी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बढ़ जाता है। मैं पहले नॉर्मल बताता हूँ, फिर हमें सुपीरियर राइट से इसको इसको लिंक कर लेंगे। अब ऑडिट कमेटी में हमने पढ़ा है मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं, ये LODR में पढ़ा है। और अगर देखा जाए तो अगर अपन ने सेक्शन की बात करें तो अपन ने सेक्शन में पढ़ा है। सेक्शन में अपन ने कौन से सेक्शन में पढ़ा है? ये सेक्शन में पढ़ा है 177 में, और उसमें बोलते हैं कि मिनिमम 2, ठीक है, और 1/3, ठीक है। तो लिस्टेड में 1/3 है और अनलिस्टेड में मिनिमम 2 है, ठीक है। लिस्टेड में इसमें ये तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मैंने आपको बता दिया। ऑडिट कमेटी में तो मिनिमम 3 डायरेक्टर है और उसमें मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए। इसमें भी मिनिमम 3 डायरेक्टर है और 2/3 जो है ऑडिट कमेटी में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए और 177 में 1 मेजॉरिटी थी। अब बात ये आती है कि अगर उस लिस्टेड एंटिटी के पास आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर है तो ऐसे केस में सारे के सारे ऑडिट कमेटी शेल ओनली कंप्राइज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फिर सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करो, मैं नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी की बात कर रहा हूँ। ऑडिट कमेटी में 3 डायरेक्टर्स है तो इधर कितने हैं? इसमें भी 3 डायरेक्टर है, वो भी नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। इधर भी 3 डायरेक्टर है और इसमें एटलीस्ट हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, इसमें 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब 2/3 है तो 2/3 है तो सुपीरियर राइट आया तो सारे हो गए, इधर हाफ थे सुपीरियर राइट आया तो 2/3 हो गए, तो हाफ 2/3 और ऑल। अब चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ये थोड़ा सा इसमें नया है, चेयरपर्सन ऑफ कमेटी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ये केस इधर नहीं बोल के रखा है, तो इधर इंपॉर्टेंट क्या है? हाफ के 2/3 हुए, वही 2/3 के तो ऑल ही होंगे। ये बात है कि अगर हम बात करें स्टेक होल्डर रिलेशनशिप में तो 3 डायरेक्टर है, 3 डायरेक्टर है, इधर भी 3 डायरेक्टर है, इधर भी 3 डायरेक्टर है। 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये बोलता है हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये बोलता है 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो ऑडिट कमेटी ANS, तो ऑडिट कमेटी नॉमिनेशन स्टेक होल्डर में 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब 1 है, सुपीरियर राइट है तो कम से कम 2/3 होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में मेंबर नंबर की बात नहीं करी, नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए, बस ये है कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर होने चाहिए। और लिस्टेड एंटिटी है तो मेजॉरिटी नहीं आया है, फिर मेजॉरिटी का बढ़ के 2/3 हो गया, ठीक है।
तो इधर मेजोरिटी बोला है, और मेजोरिटी का मतलब 50% नहीं होता, वो मोर देन 50% होता है। तो मोर देन 50% है, ये इधर लिख लिया है। चलो मोर देन 50% है, और ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब इस पे एमसीक्यू था कि इन केस लिस्टेड एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर, अब लिस्टेड कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर, द ऑडिटर शैल चेक दैट एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इन केस लिस्टेड कंपनी जिसके अंदर आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर है, तो वो चेक करे कि कम से कम आधे, अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात कर रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे हाफ होने चाहिए। सो अब तो यही है, तो ये अपन ने कर लिया है। हाँ आओ चलो, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, न्यू स्टडी मटेरियल में कुछ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी के अंदर तो एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होने चाहिए, पर अब जो है 1 अप्रैल 2019 से, पर 1 अप्रैल 2020 से ऐसा है कि टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी को जो है एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक। और जो वो टॉप 500,000 जो भी है वो मार्केट कैप से देखते हैं, 500,000 हो गया, इधर भी 1000 है, अब इधर 500,000 है तो 1000 2000 है। पहले 1 अप्रैल 19 से कम 6 डायरेक्टर एंड नॉट लेस देन, मतलब 6 डायरेक्टर कंपोजिशन में होने चाहिए, पर अब 2000 जो है डायरेक्टर हो गए हैं 1 अप्रैल 2020 से, 2000 लिस्टेड एंटिटीज़ में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो नॉट लेस देन 6 डायरेक्टर। अब यह है कि नो लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट अ पर्सन, कोई भी लिस्टेड एंटिटी किसी पर्सन को अपॉइंट नहीं करेगा, और या तो किसी पर्सन को कंटिन्यू नहीं करेगा फॉर डायरेक्टरशिप एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो नहीं चालू करेगा, नहीं इसको अपॉइंट करेगा, ना तो कंटिन्यू करेगा जिसकी एज 75 ईयर्स हो चुकी है, अनलेस भाई स्पेशल रिजोल्यूशन अगर पास हो जाए, एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शुड बी अनेक्स्ड, और जब नोटिस भेज रहे हैं मीटिंग का, तो मीटिंग के नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच होना चाहिए विद द नोटिस ऑफ सच मोशन इंडिकेटिंग जस्टिफिकेशन कि हम क्यों इसको अपॉइंट करना चाहते हैं, जैसे रतन टाटा वाला केस आ जाता है। पर्सन शैल नॉट बी डायरेक्टर ऑफ मोर देन 8 लिस्टेड एंटिटी, पर्सन जो है एक 8 लिस्टेड एंटिटी से ज़्यादा का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। अब वो 8 का हो गया है 7 1 अप्रैल 2020 से, तो 8 का हो गया है 7, 6 डायरेक्टर है, इधर 1000 से हो गया है 2000, इधर भी 500 से हो गया है 1000, और एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। और अभी जब अपन ने बात करी कि नॉट अ डायरेक्टर जो है 8 जो था 1 अप्रैल 2019 से था, अब वो 7 हो गया है, और बोला है कि पर्सन शैल नॉट सर्व एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटी, 7 से ज़्यादा में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब एनी पर्सन हु इज सर्विंग एज होल टाइम डायरेक्टर और एमडी इन एनी लिस्टेड एंटिटी, पर्सन जो सर्व कर रहा है होल टाइम डायरेक्टर और एमडी इन एनी लिस्टेड एंटिटी शैल सर्व एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन नॉट मोर देन 3 लिस्टेड एंटिटी। मैं किसी लिस्टेड एंटिटी में होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर हूँ, तो मैं कम से कम 3 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ, मतलब कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में 7 में तो बन सकता हूँ, बट जब किसी एक जगह में होल टाइम डायरेक्टर या एमडी हूँ, तो फिर मैं 3 से ज़्यादा लिस्टेड एंटिटी में नहीं बन सकता। लिस्टेड कंपनी जिसके अंदर आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर है, एक तो लिस्टेड कंपनी है हैविंग आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर, तो ऑडिटर शैल चेक दैट एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, अपन ने पढ़ लिया है। अब विच इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ऑडिटर को इंश्योर करना चाहिए कि चेयर पर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी ए नॉन एग्जीक्यूटिव, एमडी सीईओ का रिलेटेड नहीं होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव नॉट रिलेटेड टू एमडी सीईओ, ठीक है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉट रिलेटेड टू एमडी सीईओ, ये चेयरमैन होना चाहिए, चेयरपर्सन होना चाहिए, बोर्ड का चेयरपर्सन होना चाहिए। एमडी सीईओ का रिलेटिव नहीं होना चाहिए, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव भी नहीं होना चाहिए। अब क्या पढ़ लिया अपन ने, 500 में 1 वुमेन, 1000 में 1 वुमेन, 1000 में 6 डायरेक्टर, 2000 में 6 डायरेक्टर, 75 साल का डायरेक्टरशिप कंटिन्यू का, 8 में थे अब 7 में डायरेक्टर हो, 7 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, कहीं होल टाइम डायरेक्टर एमडी हो, तो कम से कम 3 में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, 3 से ज़्यादा में नहीं बन सकते। आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट है, तो एटलीस्ट आधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का आधा पोर्शन तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से भरा होना चाहिए। अब तो यही है, और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020
टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी में जो है उनका जो चेयरपर्सन है ऑफ द बोर्ड वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए या एमडी और सीईओ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, एज पर द डेफिनेशन ऑफ द टर्म रिलेटिव। एडिशनल रोल ऑफ ऑडिट कमेटी क्या है? एडिशनल रोल ऑफ ऑडिट कमेटी है कि रिव्यूइंग द यूटिलाइजेशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स जो एडवांसेस, ठीक है, जो हमको जो लोन्स मिले हैं उसका यूटिलाइजेशन, और एडवांसेस फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग कंपनी। तो लोन आ रहा है, एडवांसेस आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है होल्डिंग कंपनी से इन द सब्सिडियरी, होल्डिंग सब्सिडियरी में कर रहा है, और ये जो है 100 करोड़ और 10% ऑफ असेट साइज ऑफ सब्सिडियरी, जो सब्सिडियरी है उसका असेट साइड का 10% और 100 करोड़, विच एवर इज हायर, सॉरी विच एवर इज लोअर। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि रिव्यूइंग द यूटिलाइजेशन ऑफ लोन एंड ऑफ एडवांसेस, लोन रिव्यूइंग द यूटिलाइजेशन ऑफ लोन एंड और एडवांसेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग कंपनी इन द सब्सिडियरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी जो सब्सिडियरी कंपनी में लोन दे रही है, एडवांस दे रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसका यूटिलाइजेशन, और एक्सीडिंग ₹100 करोड़ और 10% ऑफ असेट साइज। तो एक्सीडिंग ₹100 करोड़ या 10% ऑफ असेट साइज, तो 100 करोड़ है, 100 करोड़ से ज़्यादा कर रही है, 10% ऑफ असेट साइज है, असेट साइज है, ठीक है, विच एवर इज लोअर, मतलब कि आपके पास 100 करोड़ है, असेट साइज का आपने 10% निकाला, जो भी लोअर है उस लिमिट से ज़्यादा अगर लोन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये एडवांसेस आ रहे हैं, और इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग लोन, मतलब कि एग्जिस्टिंग लोन को इंक्लूड करके, तो एग्जिस्टिंग लोन एज ऑन 1 अप्रैल 2019, और जो भी आपके एग्जिस्टिंग लोन है, नए लोन जो भी है, वो 100 करोड़ और 10% ऑफ असेट साइज विच एवर इज लोअर, जो एक लिमिट है उससे अगर ज़्यादा जो है अगर वो सब हो रहा है, तो ऐसे केस में जो है आपको ऑडिट कमेटी को उसका यूटिलाइजेशन को रिव्यू करना है। अब अप्रूवल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, तो अप्रूवल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर क्या बोलना चाह रहा है कि विद रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल की बात कर रहा है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर बाय स्पेशल रिजोल्यूशन शैल बी ऑब्टेन एवरी ईयर। ये बोलना चाह रहा है कि शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए ऑब्टेन एवरी ईयर इन केस एनुअल रेम्यूनरेशन अगर मैं पे कर रहा हूँ सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, एक सिंगल डायरेक्टर जो नॉन एग्जीक्यूटिव है, सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मैं जो है रेम्यूनरेशन पे कर रहा हूँ एक्सीड 50%, तो सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मैं अगर रेम्यूनरेशन पे कर रहा हूँ एक्सीडिंग 50% ऑफ टोटल एनुअल रेम्यूनरेशन पेबल टू ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसका टोटल रेम्यूनरेशन, 1 सेकेंड, ओके, सो क्या बोला है कि शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा, इनफैक्ट स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए इन केस अगर आप एनुअल रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो एक सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, वो एक्सीड करा है 50% ऑफ द टोटल एनुअल रेम्यूनरेशन पेबल टू ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम कि सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव को लिख देते हैं नॉन एक्स का जो रेम्यूनरेशन है इक्वल टू, फिर ब्रैकेट डाल देते हैं मोर देन 50%, चलो अब फीस एंड कंपनसेशन पेबल टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब ऊपर तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात आ रही थी, अब इधर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात आ रही है। तो अपन सर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उसको सेपरेट इज्जत देते हुए, ठीक है, और नीचे बात आ रही है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। ये सब्जी वाले ये करेंगे दिमाग खराब सबका, खैर छोड़ो। हाँ, चलो, फीस और कंपेंसेशन पेबल टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु आर प्रमोटर और मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप शैल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। और फीस और कंपेंसेशन पे कराओ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो प्रमोटर और मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप है, प्रमोटर और मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप शैल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का अप्रूवल बाय स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अगर आप फी और कंपेंसेशन पे कर रहे हो, जो प्रमोटर है, मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप है, शैल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, अगर स्पेशल रिजोल्यूशन मिल जाएगा इफ़
कब चाहिए स्पेशल रिजोल्यूशन? जब एनुअल रेम्यूनरेशन पेबल टू सच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड 5 करोड़ और 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज हायर। तो आपका जो एक्सीड जो है आपका 5 करोड़ और 2.5% जो भी अमाउंट है विच इज हायर, उस अमाउंट से आप ज़्यादा अगर पे कर रहे हो तो ठीक है। अब यार देर आर मोर देन वन सच डायरेक्टर, और अगर देर आर मोर देन वन सच डायरेक्टर द एग्रीगेट एनुअल रेम्यूनरेशन जो है टू सच डायरेक्टर एक्सीड 5% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। तो नेट प्रॉफिट है लिस्टेड एंटिटी का, तो नेट प्रॉफिट है लिस्टेड एंटिटी का उसका जो है 5%, उस 5% से एक्सीड, ठीक है। तो मोर देन वन सच डायरेक्टर है, तो ऐसे केस में देखा जाएगा कि टोटल जो रेम्यूनरेशन है वो लिस्टेड एंटिटी का जो नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट के 5% हमने निकाला, उस 5% से अगर ज़्यादा है तो आपको रेम्यूनरेशन, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन लग जाएगा। तो एक से एक ही हो तो एनुअल रेम्यूनरेशन जो है एक डायरेक्टर को अगर आप 5 करोड़ या 2.5% विच एवर इज हायर, उससे ज़्यादा नहीं, और अगर टोटल जो है उसका जो है टोटल वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये जो परसेंटेज है वो नेट प्रॉफिट का निकल रहा है। और अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर अंडर दिस प्रोविजन शैल बी वैलिड ओनली टिल द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ सच डायरेक्टर, तब तक वैलिड रहेगा, और जो नेट प्रॉफिट है वो सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। रही बात आती है इन दिस कंटेक्स्ट ऑडिटर को क्या करना चाहिए। अब ऑडिटर को क्या करना चाहिए तो ठीक है, पर ऑडिटर को क्या करना चाहिए, तो ऑडिटर को एसर्टेन फ्रॉम द मिनट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो भाई आप मिनट्स से एसर्टेन कर सकते हो, तो मिनट्स, मीटिंग्स, शेयर होल्डर मीटिंग, एजेंडा, रेलेवेंट एजेंडा, पेपर नोटिस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, चेक करो कि जो रेम्यूनरेशन है जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की लिमिट क्या थी, क्या पड़ी थी अपन ने कि भाई वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो वो जो सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो है ज़्यादा पे तो नहीं कर रहे, ठीक है, और जो भी पे कर रहे हैं वो शेयर होल्डर की अप्रूवल ली कि नहीं ली, ठीक है। और रेफर टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल रेफर कर दो, तो आपको एसर्टेन कर लो, रेफर कर लो, एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ, अब ये है इंपॉर्टेंट, एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू बी इंक्लूडेड इन द एनुअल रिपोर्ट। अब ये इधर बात आ रही है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट, तो एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू बी इंक्लूडेड इन द एनुअल रिपोर्ट। तो जो है रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ऑन एक मिनट, एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो रिपोर्ट जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर है वो इंक्लूड होगी एनुअल रिपोर्ट के साथ। एंड एसर्टेन, एग्जामिन करो उसको, ठीक है, एंड एसर्टेन वेदर द सेम कंटेंट्स द डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, क्या उसके अंदर रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर को डिस्क्लोज करा है क्या, एंड कंप्लाइंसेस ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में जो भी कंप्लाइंसेस लगते हैं वो आपने कंप्लाइंसेस करे क्या। तो क्या क्या देखना हमको, रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर, अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी मतलब इधर आता है, क्या आता है कि भैया रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर, तो रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर आ गया, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कंपेंसेशन टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये भी आ गया, ऑडिटर शुड को रिलेट दिस डेटा। तो ऐसे केस में ऑडिटर को जो है को रिलेट करना चाहिए डेटा विद दैट कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो को रिलेट करना चाहिए डेटा को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेटा से कि भैया सब सही साथ है कि नहीं है। तो बस यही है, अपन ने पढ़ा है, ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं था, एडिशनल रूल अपन ने पढ़ लिया था। अब इसमें लिमिट तो ऐसी है अपने को समझनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी कि 100 करोड़ और 10% ऑफ असेट साइज जो भी लोअर है, अगर उससे ज़्यादा अगर आप कर रहे हो तो आपको उधर यूटिलाइजेशन को रिव्यू करना है। टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का 50% से ज़्यादा अगर सिंगल डायरेक्टर को पे करो तो अपने को देखना है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में अपन ने यही देखा है, एनुअल रेम्यूनरेशन 2.5% विच एवर इज हायर, तो एनुअल रेम्यूनरेशन में ये देखना है कि 5 करोड़ या 2.5% जो भी हायर है उससे अगर एक्सीड कर रहे हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, अगर एक से ज़्यादा है, सिंपल से अगर एक से ज़्यादा है तो एनुअल रेम्यूनरेशन टू सच डायरेक्टर एक्सीड 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ठीक है, जब वो एक्सीड कर रहे हैं 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। फिर नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन देख लिया, फिर इन दिस कंटेक्स्ट ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, प्रॉपर देखना चाहिए कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंट ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट देखो, और देखो कि डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर जो कंपेंसेशन कर रहे हो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, तो जो कंपेंसेशन है वो कंपेंसेशन
उसको कोरिलेट करो डेटा कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कुछ चीज़ें आती है जो इंपॉर्टेंट है। मटेरियल सब्सिडियरी हम पढ़ चुके हैं, अब एक लास्ट पेज जो हमको पढ़ना है, फिर एनबीएफसी का अमेंडमेंट हम लेटर ऑन देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग सीनियर मैनेजमेंट, केएमपी, डायरेक्टर एंड प्रमोटर। तो ऑब्लिगेशन है विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग सीनियर मैनेजमेंट क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कम से कम 4 बार तो मिलना ही चाहिए। मैक्सिमम टाइम गैप 120 डेज का है 2 मीटिंग के बीच में। अब टॉप 1000 जो है लिस्टेड एंटिटी 1 अप्रैल 19 से, और टॉप 2000 जो है, ठीक है, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, उसमें से एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो कोरम में 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ में वैकेंसी वाला नहीं आता है, और 3 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, ठीक है, तो 1/3 और 3 विच एवर इज हायर, तो वो होना चाहिए, और उसमें से 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। पार्टिसिपेशन ऑफ द डायरेक्टर बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स शैल ऑल्सो बी काउंटेड। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ रहे हो तो वो भी काउंट कर लिया जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी पे पता नहीं क्यों लेकर आ गए हैं, पर ठीक है, एक बात को पढ़ लेते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर होने चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो शैल बी मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ लिस्टेड एंटिटी। तो चेयरपर्सन, देखो चेयरपर्सन की बात करिए कि जो चेयरपर्सन है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का शैल बी मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर होना चाहिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का चेयरपर्सन। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भाई, उसका चेयरपर्सन जो है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है उसका जो चेयरपर्सन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर होना चाहिए। पर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के जो मेंबर्स है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ लिस्टेड एंटिटी, मतलब बोर्ड ऑफ एंटिटी का कोई मेंबर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का चेयरपर्सन हो, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो लिस्टेड कंपनी के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है वो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मेंबर आ गए, सीनियर एग्जीक्यूटिव आ गए। अब रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को साल में 1 बार तो मिलना ही चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिफाइन करके रखी है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया तुमको मॉनिटर करना है, रिव्यू करना है। अब रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो रिस्क को मैनेज करती है, तो भैया रिस्क मैनेजमेंट प्लान को, ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट प्लान टू द कमिटी एंड अदर फंक्शन, तो रिव्यू करना है रिस्क मैनेजमेंट प्लान को टू द कमिटी एंड सच अदर फंक्शन एज इट मे डीम फिट। तो आपको क्या करना है कि रिव्यू करना है रिस्क मैनेजमेंट प्लान को, ठीक है, और मॉनिटरिंग एंड रिव्यू रिस्क मैनेजमेंट प्लान और सच अदर फंक्शन, सच फंक्शन जैसे कि भैया शैल स्पेसिफिकली कवर साइबर सिक्योरिटी कवर है। द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन शैल बी एप्लीकेबल टू टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी। अब ये 500 लिस्टेड एंटिटी पे है, डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप, ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी शैल बी मेंबर, ये तो अपन ने पढ़ लिया था कि चेयरपर्सन मेंबर होना चाहिए, और उसके अंदर जो मेंबर है वो वहाँ के सीनियर एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। आती है रेगुलेशन 24 की बात, तो कम से कम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शैल बी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडियरी। ये तो अपन ने पढ़ा था कि बोर्ड लिस्टेड एंटिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडियरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट होना चाहिए। अब लिस्टेड एंटिटी शैल नॉट डिस्पोज ऑफ शेयर इन इट्स मटेरियल सब्सिडियरी, तो लिस्टेड एंटिटी को डिस्पोज नहीं करना है शेयर इन मटेरियल सब्सिडियरी रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग। ऐसा डिस्पोजल नहीं करना है शेयर्स का, रिडक्शन इन द शेयर होल्डिंग टू लेस देन 50%, लेस देन 50% पे नहीं लेकर आना है। तो शेयर होल्डिंग की बात करें तो ऐसे डिस्पोज मत करना आप शेयर, नॉट डिस्पोज शेयर, लिस्टेड एंटिटी को डिस्पोज नहीं करना है शेयर जिससे रिजल्ट हो जाए, मतलब रिडक्शन इन शेयर होल्डिंग हो लेस देन 50%, ठीक है। तो रिडक्शन इन शेयर होल्डिंग हो लेस देन 50%, और सीज टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर सब्सिडियरी, या सीज टू एक्सरसाइज कंट्रोल ही सीज हो जाए ओवर सब्सिडियरी विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। तो सीज टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर सब्सिडियरी विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, की कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ नहीं, ठीक है, कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ नहीं, तो सीज टू एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर सब्सिडियरी विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, कि आपका कंट्रोल ही सीज हो गया विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। तो रिडक्शन इन शेयर होल्डर टू लेस देन 50% और सीज टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर सब्सिडियरी विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, ऐसा आपने नहीं करना है, ठीक है। और स्पेशल रिजोल्यूशन है तो चलेगा, एक्सेप्ट इन केसेस वेयर डाइवर्समेंट इज मेड अंडर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, पर अगर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के केस में है तो चलेगा। जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ड्यूली अप्रूव बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल है और अंडर रिजोल्यूशन प्लान ड्यूली अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 31 है, एंड सच इवेंट इज डिस्क्लोज टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और जो इवेंट है वो डिस्क्लोज होना चाहिए टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद इन 1 डे ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान बीइंग अप्रूव्ड।
ठीक है। तो रिजोल्यूशन प्लान में लिखा हो, कोर्ट ट्रिब्यूनल में बोला हो, तब तक तो ठीक है, फिर तो डिस्पोज होगा तो चलेगा। अदरवाइज आपको जो है रिडक्शन इन शेयर होल्डिंग टू लेस देन 50%, या आपने और सीज टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर सब्सिडियरी, तो कंट्रोल अगर सीज करना है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन तो पास करवाना पड़ेगा। अब एक्सेप्ट कि अगर डाइवेस्टमेंट जो है, अगर आपको सीज करना है, पर मतलब कि सीज हो रहा है या शेयर होल्डिंग 50% से कम जा रही है, क्योंकि कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट दिए है। रिजोल्यूशन प्लान ने अगर जो ड्यूली अप्रूव्ड है रिजोल्यूशन प्लान, तो रिजोल्यूशन प्लान जो ड्यूली अप्रूव्ड है उसमें अगर ऐसा हुआ है तो ऐसे केस में जो है आप मना नहीं कर सकते, फिर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये है कि जो भी इवेंट है 1 दिन के अंदर बताने का है। सेलिंग, डिस्पोजिंग और एंड लीजिंग ऑफ असेट अमाउंटिंग टू मोर देन 20% ऑफ असेट ऑफ द मटेरियल सब्सिडरी। अगर आप सेल कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, लीज कर रहे हो असेट अमाउंटिंग टू मोर देन 20% ऑफ असेट ऑफ मटेरियल सब्सिडरी ऑन एन एग्रीगेट बेसिस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, तो मटेरियल सब्सिडरी की जो एसेट है उसका 20% से ज़्यादा आप जो है सेल कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, लीज कर रहे हो, शेल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर स्पेशल रिजोल्यूशन, अनलेस जो सेल डिस्पोजल है वो अरेंजमेंट के थ्रू हो रहा है, रिजोल्यूशन प्लान के थ्रू हो रहा है। जो भी हो सच इवेंट जो है 1 दिन में अंदर आपको रिजोल्यूशन प्लान, 1 डे ऑफ रिजोल्यूशन प्लान आपको बताने का है, डिस्क्लोज टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो आपको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को बताने का है। मटेरियल सब्सिडरी रेगुलेशन 16 और रेगुलेशन 24 में पढ़ लिया है। और इसी तरीके से हमारे जो है 2 मेजर अमेंडमेंट जो है ये इसके रिस्पेक्ट में ओवर हुए, एक ऑडिट कमेटी और हमारा नेटवर्किंग फर्म से ऊपर। अब रही बात है तो अब इसका जो NBFC वाला है अमेंडमेंट वो अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। 2-3 पेज अराउंड कितने पेज का, 5 पेज का होगा, हाँ ये 5 पेज का है, इसको कंटिन्यू करेंगे एंड देन फिर इसके अमेंडेड MCQs हम करेंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें मैंने बार बार रिपीट करी है ताकि क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होगा इसलिए बार बार रिपीट करा है। तो इनकेस अगर कभी आपको लगे कि यार ये कितना रिपीट चल रहा है या बहुत प्रोसेस स्लो है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 1.25, 1.5 पे आप जा सकते हो। इनफैक्ट आपको लग रहा है तो आप आगे स्किप कर सकते हो 10-10 सेकेंड से। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और इसकी जो बेटर ग्रिप है वो हमें अमेंडेड MCQ से मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, अब हम इसको ओवर करते हैं, देन अगले वीडियो में हम अमेंडेड MCQs के साथ इस अमेंडमेंट वाले टॉपिक को ओवर कर देंगे, ठीक है। सो ठीक है, फिर हम मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।